तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस आज एस ब्लॉक यार पूरा ओवर कर देंगे। हम आज बात करेंगे ग्रुप टू की, डिटेल्ड में बात करेंगे। ग्रुप वन हम कर चुके हैं, ग्रुप टू आज कर लेंगे और अपना पूरा एस ब्लॉक फिनिश कर देंगे। तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं। आई होप आपने ग्रुप वन देख लिया हो तभी आप ग्रुप टू में आए हो। तो अगर आपने ग्रुप वन कर लिया है यार तो काफी कुछ आपको सिमिलर ही लगेगा, क्योंकि एस ब्लॉक के ही दोनों ग्रुप हैं तो काफी कुछ आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज भी दिखेंगी, तो आसान होगा पहले ग्रुप के कंपैरेटिवली इसको याद करना। क्लियर है बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, ग्रुप टू को करते हैं। देखो ग्रुप टू की पहली बात, ग्रुप टू को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं जब वाटर से रिएक्ट करते हैं। अर्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ की कोर पे हमें मिलते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उधर हमें मिलते हैं। तो इस करके इसके ऑक्साइड जो है हमें वो अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं, इस करके इसको अर्थ भी लिख देते हैं साथ में। इसीलिए इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना। अल्कलाइन किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होता है, जैसे अल्कली मेटल्स में हमने रीजन दिया था कि अल्कली क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि जब मेटल क्योंकि अल्कली मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं, इस करके हमने अल्कली मेटल कहा था। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात ए बी बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं रिएक्ट करके वाटर से। अर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट पे इनके कोर मिलते हैं, जो अर्थ की अपनी क्रस्ट होती है उधर इनके क्या मिलते हैं? ऑक्साइड मिलते हैं ग्रुप टू के, तो इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं। क्लियर है बात। दूसरी बात आगे करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल होते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पहले अपने अल्कली मेटल्स में कितने होते थे? 1। इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 2। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होता था, इसमें जनरली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी, जैसा अभी हम देखते जाएंगे, है ना। जैसे हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम आपको पता है बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2, है ना। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन अपनी ये होती है। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब ये मेटल 2 पॉजिटिव बन गया, है ना, बेरिलियम 2 पॉजिटिव बन गया, तो 1s2 आपकी अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। इस करके जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आपके अल्कली मेटल क्या बनाते थे? +1, लिथियम प्लस, है ना, लिथियम प्लस सोडियम प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज होता था। इन पे जनरली 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है बात। क्योंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बात। आगे बात करें, ऐसा तो अब रिलेटेबल लग ही रहा होगा कुछ, अगर पहला ग्रुप हमने कर लिया है तो बहुत इजी लग रहा होगा। अभी तो बहुत काफी कुछ सिमिलर ही चीजें मिलेंगी आपको, है ना। तो आगे बात करें हाइड्रेशन एनर्जी का। देखो ये कंसेप्ट सारे पहले लेक्चर में ही समझा चुका हूं, अब हम सीधा काम पे आएंगे, ठीक है ना। तो पहला लेक्चर देखा ही होगा, नहीं तो डायरेक्ट तो आए नहीं होगी इधर आप, तो आपको ये सब पता है कि हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। जितना छोटा साइज उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो इसका साइज सबसे छोटा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ये ऑर्डर हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो ये बात भी हम कर चुके हैं, ये ऑर्डर बस आपको बताना था कि हाँ यही चीज सेम फॉलो हो रही है, कुछ भी आपको एक्सेप्शनल केस नहीं है, सेम वैसे ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन प्यारा ऐसा ये भी बन सकता है, ये तो चलो आपने ऑर्डर लिख दिया, ये भी बन सकता है इनकी हाइड्रेशन, जो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब सेकंड ग्रुप जो है उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है कि फर्स्ट ग्रुप की। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आप उधर क्या कह सकते हो, क्योंकि देखो अब इधर अल्कली मेटल्स के केस में क्या था, जब हम बात करें कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, कि ग्रुप 1 की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि ग्रुप 2 की होगी। तो ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 जैसे लिथियम पॉजिटिव, ठीक है, लिथियम पॉजिटिव या सोडियम पॉजिटिव, तो उधर आपका +1 चार्ज था, और इधर क्या है आपका +2 चार्ज है सब में। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा साइज उतना डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर है ना, केमिकल बॉन्डिंग किया हुआ है। तो जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना साइज डिक्रीज होगा, और जितना छोटा साइज होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सिंपल सा फंडा ये है कि इसके कंपैरेटिवली देखें, लिथियम और बेरिलियम में अगर कंपैरिजन करें तो किसका साइज ज्यादा होगा?
किसका साइज ज्यादा होगा? लिथियम का साइज ज्यादा होगा, बेरिलियम का कम होगा। बेरिलियम का कम होगा। एक आप उस तरीके से भी कह सकते हो, हमने किया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का रेडियस के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज याद है कुछ? उसमें हमने बात किया था साइज का, एक मैंने आपको ऑर्डर कराया था, पता नहीं पीरियोडिसिटी में कराया था कि केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन कराया था। तो उधर भी मैंने आपको बताया था कि देखो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लिथियम पॉजिटिव भी, बेरिलियम 2 पॉजिटिव भी, क्योंकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 1s2, कि दोनों में ही दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और उसमें जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो उसमें साइज किसका ज्यादा होगा? जिसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज कम होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसका साइज ज्यादा होगा। तो इस करके इसका साइज कम होगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो ऐसी मैग्नीशियम का साइज कम होगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो वही बात है, इसीलिए हम ए भी कह सकते हैं, कंक्लूजन ए भी निकाल सकते हैं कि सेकेंड ग्रुप की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के जो मेंबर हैं इनका साइज ज्यादा छोटा होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जिस करके साइज और छोटा होता है, और जितना छोटा साइज उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। क्लियर है फंडा? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? तो अब आगे बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सिंपल है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन अल्कली मेटल, बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। देखो बात क्या है, हम अभी फर्स्ट, वैसे तो आपको पता है कि मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो मेटल है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो लो ही होगी, मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान ही होगा, क्योंकि मेटल की तो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो लो ही होगी, पहली बात तो एक क्लियर है। लेकिन अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बीच में, तो उसमें बात करते हैं। तो ये क्या लिखा है मैंने? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन अल्कली मेटल। पहले बात इसको समझते हैं, पहली स्टेटमेंट को समझते हैं कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली मेटल से ज्यादा होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें तो अपने पास, जैसे हम ले लें सोडियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, चलो ठीक है, इन दोनों में एग्जांपल ले लेते हैं, सेम पीरियड में लाई करते हैं तो ये दोनों ले लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सोडियम है, सोडियम से आपने सोडियम पॉजिटिव बनाया, मैग्नीशियम से आपने मैग्नीशियम पॉजिटिव बनाया, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, अब देखो क्या मैंने बोला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन अल्कली मेटल, कि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसमें हमें ज्यादा एनर्जी यूज होगी एज कंपेयर टू सोडियम। इसके आप दो रीजन दे सकते हो, दो रीजन आराम से दे सकते हो, काफी लोगों ने तो दे भी दिया होगा। पहला रीजन ये दे सकते हो कि सोडियम और मैग्नीशियम है, सोडियम इधर है, मैग्नीशियम इधर है। मैग्नीशियम देखो, सोडियम आपका ग्रुप, आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो आपको दिखेगा सोडियम आपका इधर है, मैग्नीशियम आपका इधर है। तो इधर आते हुए साइज डिक्रीज होता है, इधर आते हुए साइज डिक्रीज होता है, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच के रखता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है न्यूक्लियस ज्यादा, तो इस करके मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। ठीक है, पहला रीजन है कि आप ए भी दे सकते हो। दूसरा रीजन आप ए भी कह सकते हो, वो और सिंपल है कि देखो सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बना, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पॉजिटिव बना, अभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई। सोडियम के केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आई, लेकिन मैग्नीशियम के केस में नहीं आई। और आपको पता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इधर से सोडियम पॉजिटिव बहुत जल्दी कन्वर्जन हो जाएगी, लो एनर्जी में भी कन्वर्जन हो जाएगी, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी, स्टेबिलिटी इनहैंस होगी। और जब भी स्टेबिलिटी इनहैंस होती है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो वो प्रोसेस जल्दी होता है। तो इसलिए सोडियम से सोडियम पॉजिटिव बनाना इजी है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पॉजिटिव बनाना। इसीलिए लिखा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन अल्कली मेटल, कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है वो ज्यादा मुश्किल होता है, या उसमें ज्यादा एनर्जी देनी होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। अब बात करें लेकिन, बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर, कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, कि जब दूसरी बार हमने इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले हमने एक तो निकाल लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, उसकी बात करें, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो अब देखो, अब आपके पास क्या है, सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव। अगर आप सोडियम पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो आपका क्या बनेगा, सोडियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, जो कि जनरली बनता भी नहीं है। और मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो और तो आपका बनेगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, तो ये आपके 2 आयन बनेंगे। अब देखो कौन सा प्रोसेस इजी था,
देखो सिंपल सा रीजन आप ये भी दे सकते हो कि सोडियम पॉजिटिव आपका क्या था, नोबल गैस था। सोडियम पॉजिटिव एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा टफ होगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, तो सोडियम से सोडियम 2 पॉजिटिव बनना तो लगभग इम्पॉसिबल होगा। और मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनना बहुत आसान होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव से जब हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में जाएंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी। तो वही मैंने बात की कि सेकंड टाइम में अगर बात करें, देखो सिंपल सा फाइनल कंक्लूजन इस स्टेटमेंट का क्या है कि फर्स्ट ये सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होना इजी था, मतलब अल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो थी। अल्कली मेटल्स को इजीली हम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट की बात करें, ठीक है, एज कंपेयर टू किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। इसलिए लिखा फर्स्ट आयोनाइजेशन इज हायर देन अल्कली मेटल्स, कि हाई फर्स्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्कली मेटल से ज्यादा होती है, कि ज्यादा एनर्जी देनी होती है मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। और उसके बाद में बात की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी, ठीक है। वही बात है कि सोडियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उसको इधर कन्वर्ट करना बहुत टफ होगा, और मैग्नीशियम तो इजीली मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा तो जल्दी चाहेगा कि मैं जाऊं पॉजिटिव +2 में कन्वर्ट हो जाऊं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लिखा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन अल्कली मेटल बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोअर। सिंपल सा फंडा ए है। आई होप समझ आ गया हो, ठीक है ना। शायद ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, इसलिए 2-3 बार मैंने रिपीट भी की चीज, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात भी थी, अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग क्लियर है तो वैसे भी क्लियर हो जाता, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, समझ आ गया हो तो बता देना। अगर किसी का कुछ भी अगर इस पर डाउट रह गया हो, क्योंकि मुझे फील आ रहा है कि शायद किसी का रह गया हो, वैसे तो मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, लेकिन कुछ भी अगर 1% भी डाउट हो इसमें कुछ भी, तो बस कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है बात, लेकिन जितना समझाया है बहुत डिटेल में बता दिया है, ठीक है ना। आगे बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की, सेकंड ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था, जितना साइज छोटा होगा उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो उतनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होता है, इस करके इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे आपका ऑर्डर आएगा। एक एक्सेप्शन आएगी मैग्नीशियम को आना तो जनरली इधर चाहिए था, क्योंकि बेरिलियम के बाद तो मैग्नीशियम आता है, तो आना इधर चाहिए था, लेकिन बाद में जब हमने देखा तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो था अपने ग्रुप में, ठीक है। फ्रेंशियम की हम रेडियम की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लोएस्ट है अपने ग्रुप के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि दिखने में कैसा है, कैसा लगता है, उसका पोस्चर वो देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिल्वर वाइट कलर का होता है, रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, बट हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप मेंबर, लेकिन अल्कली मेटल से हार्ड होता है। देखो कंफ्यूजन तो नहीं हुई, रिलेटिवली सॉफ्ट होता है मतलब जब पूरे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखें, पूरे पीरियोडिक टेबल के रिलेटिवली देखें तो सॉफ्ट होता है। जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सिंपली बात है सॉफ्ट होते हैं। अल्कली मेटल भी सॉफ्ट होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी सॉफ्ट होते हैं, अल्कली मेटल्स में भी हमने बात बोली थी, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं दोनों ही। लेकिन अब बात करें कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल में कौन ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वही मैंने लिखा है कि हार्डर देन फर्स्ट ग्रुप मेंबर, की मतलब ए फर्स्ट ग्रुप मेंबर से हार्डर होते हैं, मतलब अल्कली मेटल ज्यादा सॉफ्ट होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सिंपल सा फंडा ए है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा बात, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली। सिंपली आप रीजन वही दे सकते हो, क्योंकि जब आप इधर से इधर आते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और जितना साइज छोटा होगा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है इधर क्या है, मेटालिक बॉन्ड है। तो क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड में जितना छोटा साइज होता है उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। वंडरवॉल फोर्स के ऑपोजिट ऑर्डर आता है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो अब आगे बात करें
नेक्स्ट बात करें थर्ड प्रॉपर्टी, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखो हम वही चीजें सेम उसी सीरियल ऑर्डर में करते आ रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो। कलर्स इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का कंसेप्ट समझा चुका हूं, ये भी बता चुका हूं कि कलर कैसे शो होता है, कोई कंपाउंड कलर क्यों शो करता है, ये सब बात कर चुका हूं। ग्रुप 1 देखा होगा तभी आप इधर तक पहुंचे हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में अब फिर से बात करके आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, अब सीधा बात करते हैं इनके कलर पे, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर नहीं शो करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, मतलब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ही टफ होता है तो ट्रांजिशन होगी नहीं, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कलर शो नहीं होगा। इस करके बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, आपका कलर शो नहीं करते। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और आपका एक कौन सा रह गया अपना, एक बेरियम, तो ये आपका बेरियम था, तो ए रह गया, ठीक है। तो ए आपका बस पहले दो आपके क्या नहीं शो करेंगे, पहले दो आपके कलर नहीं शो करेंगे, बाकी 3 शो करेंगे। कैल्शियम क्या शो करेगा, ब्रिक रेड। पहले दो का रीजन बता चुका हूं कि पहले दो कलर क्यों नहीं शो करते, क्योंकि डाउन मतलब जो ए सबसे ऊपर है और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, मतलब ऐसे आप जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। तो इस करके अब बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इस करके इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना टफ होता है, इस करके कलर शो नहीं करते। कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, ठीक है। जो अपने पास ब्रिक होती है ना, ईट, जिसको हम ईट भी बोलते हैं, तो ब्रिक रेड कलर होता है कैल्शियम का। स्ट्रोंटियम का होता है क्रिम्सन रेड और बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन, ठीक है ना। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हो, बीर क्रिम्सन खाए ग्रीन एप्पल, ठीक है ना। बीर क्रिम्सन खाए ग्रीन एप्पल, तो ऐसे फिर से याद कर सकते हो, बीर क्रिम्सन फिर से आ गया, तो ऐसे आप इसको भी याद कर सकते हो। क्लियर है बात, ठीक है ना। पहले हमने इसी में क्रिम्सन याद, वीर बलवान वाली एक ट्रिक की थी याद, तो आप इसमें कर सकते हो वीर क्रिम्सन खाए ग्रीन एप्पल, ठीक है ना, तभी तो तगड़ा बनेगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, लगभग सब कुछ देखा ही हुआ था, बस कलर की बात करनी थी थोड़ी बहुत, तो हमने कर ली, ठीक है ना। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात करते हैं सिंपली वही, फिर से रिएक्टिविटी भी देयर जैसे उसमें बात की थी। तो देखो इसमें पहले एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, काफी बार आ भी जाता है, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है केमिकली इनर्ट होते हैं। किससे? केमिकली इनर्ट होते हैं ऑक्सीजन और वाटर से, कि ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन नहीं करते जल्दी। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है गाइस, जो बेरिलियम है, जैसे आपका बेरिलियम है, मेटल है ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल का पीस है ना, मेटल का पीस अज्यूम करो, मेरा हाथ एक मेटल का पीस है, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, इनके सरफेस के ऊपर, इनके सरफेस आराम से देखते रहना, इनके सरफेस के ऊपर एक बहुत पतली सी एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इनके सरफेस के ऊपर एक बहुत पतली सी ऑक्साइड की लेयर या एक कह सकते हो परत बन जाती है, जो इनको रिएक्शन नहीं करने देता ऑक्सीजन और वाटर से। तो यही रीजन है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर केमिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस, कि उनके सरफेस पे एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है जो उसको ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट नहीं करने देती। सिंपल सा फंडा ए है, ठीक है। और दूसरी बात करें अब, हाँ एक कंसेप्ट और, बट इन पाउडर्ड फॉर्म, जब गाइस किसी चीज को हम पाउडर फॉर्म में बना दें, किसी चीज को हम पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आपने भी देखा होगा, जैसे आप कोई एक, जैसे नमक ले लो, नमक जैसे अगर आप सॉलिड फॉर्म में लो, नमक देखा होगा ना सॉलिड फॉर्म में, कभी कभी आपको कहाँ सॉलिड फॉर्म में नमक देखा होगा ना, सॉलिड फॉर्म का जो नमक होता है, तो जब सॉलिड फॉर्म में नमक होता है तो उसको पानी में सोल्यूबल करना या पानी के साथ रिएक्टिविटी उसकी कम होती है। लेकिन वही जब हमारे पास नमक क्रश होके अपने घर में आता है, जब हम नमक खरीद के लेके आते हैं, हमें पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो पाउडर फॉर्म में जो आपका नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। पाउडर फॉर्म में जो नमक होता है आपका पानी में घुल जाता है। तो किसी चीज को हम पाउडर बनाते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेटलर्जी में इसका यूज करेंगे जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कि किसी
अगर हम किसी चीज को सॉलिड से पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अब मैंने आपको नमक की एग्जांपल दी, तो इन एग्जांपल आप ले सकते हो कि नमक अगर जब सॉलिड फॉर्म में होता है, पत्थर की तरह होता है, तब उस पानी के साथ रिएक्टिविटी नहीं करता, लेकिन जब उसको पाउडर बना दे तो नमक अच्छी तरह घुल जाता है पानी में। ठीक है ना, तो सिंपल सा फंडा ए है। तो वही मैंने बताया कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है केमिकली इनर्ट है। पहली बात तो है ऑक्सीजन और वाटर से, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड फिल्म बन जाती है उनके सरफेस पे। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में ले ले तो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, और हमें दे देते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड दे देते हैं और नाइट्राइड दे देते हैं ना, आपको ऑक्साइड और नाइट्राइड मिल जाते हैं। क्लियर है बात। तो मैं जर्नल रिएक्शन भी लिखी है सेकंड ग्रुप के लिए कि आपका मैग्नीशियम क्या करता है, मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल को मैं लिखा है M से, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपके मेटल ऑक्साइड दे देते हैं, ठीक है ना, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके आपके मेटल नाइट्राइड दे देते हैं। इन जनरल आपका यही है। थोड़ा एडवांस लेवल में बात करें तो आपके पेरोक्साइड भी बन जाते हैं। एडवांस लेवल में बात करें तो आपके ए जो तीन है, तीन आपके पेरोक्साइड भी बना देते हैं वैसे, लेकिन आपके एनसीईआरटी लेवल पे यही है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाते हैं, आपके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके आपके नाइट्राइड बनाते हैं। लेकिन एडवांस लेवल में बात करूं तो ए तीन जो है ये आपके पेरोक्साइड भी बना देते हैं। क्लियर है बात। तो ये पहली बात हो गई। अभी हम बस मेंस तक रुकेंगे, और एडवांस के लिए भी वैसे तो बता ही दिया है, उसमें भी तब भी जब भी कभी बात होगी तो कर लेंगे, ठीक है ना। नीट में तो इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, गारंटी, श्योर गारंटी दे रहा हूं। क्लियर है बात। तो अब आगे बात करें रिएक्शन विद हेलोजन से रिएक्शन देख लो। तो मेटल है तो आपको पता ही, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, तो इस करके आपका क्या बनाएगा MX2। उधर आपका क्या बनता था MX, क्योंकि उधर ऑक्सीडेशन 1 होती थी +1, तो उधर एक ही हेलोजन से कनेक्ट होता था, है ना, NaCl जैसे, तो आपका NaCl एक ही क्लोरीन लगता था। लेकिन मैग्नीशियम के साथ MgCl2 लगेगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। तो मेटल हेलोजन के साथ रिएक्ट करके आपका मेटल हैलाइड बना देगा। X आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। देखो बेरिलियम फ्लोराइड आप इस रिएक्शन से भी बना सकते हो जो हमने ऊपर बात की, लेकिन एक बेस्ट मेथड जिसे कहते हैं ना कि ये बेस्ट है, तो वो एक बेस्ट मेथड या बेस्ट तरीका है बेरिलियम फ्लोराइड को बनाने का। क्या करो, अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड की आप क्या कर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, मतलब टेम्परेचर देके उसको डिसोसिएट कर दो, तब आपका बेरिलियम फ्लोराइड मिल जाता है। तो याद रखेंगे, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेरियम फ्लोराइड इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेरियम फ्लोराइड। तो इसको आप दिमाग में रखना। एक और छोटी सी चीज, कन्वेंशनल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड। एक कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल से चलता आ रहा है, तो एक बेरिलियम क्लोराइड का एक और मेथड भी है बनाने का। बेरियम ऑक्साइड की आप कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, बेरियम ऑक्साइड की कार्बन और क्लोरीन से आप रिएक्शन जब कराओगे 600 से 800 केल्विन टेम्परेचर के अंदर, तो आपको बेरियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। तो एक कन्वेंशनल मेथड है आपका बेरियम क्लोराइड बनाने का। बना आप इस रिएक्शन से भी सकते हो, जो जनरली आपकी रिएक्शन है इससे ही बना सकते हो, लेकिन बात वही है कि आपके थोड़ा प्लस पॉइंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि बेरियम फ्लोराइड बनाने का एक बेस्ट मेथड क्या है, तो ए है, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड क्या है बेरिलियम क्लोराइड बनाने का, तो ए है, ठीक है। क्लियर है बात। टेम्परेचर जो है ये 600 से 800 केल्विन के बीच में है ना, ठीक है। तो ये बात होगी। अब आगे बात करें रिएक्टिविटी टूवर्ड हेलोजन, सेम वैसे ही चल रहे हैं जैसे फर्स्ट ग्रुप में चले थे, ठीक है। तो हेलोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, तो मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका मेटल हाइड्राइड बना लेगा, ठीक है ना, मेटल हाइड्राइड बना लेगा, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं करता हाइड्रोजन से, इस बात को याद रखना, एडवांस में आ चुका है बहुत बार। तो मेटल याद रखना कि बेरिलियम जो है आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट डायरेक्ट नहीं करता, और बेरिलियम हाइड्राइड इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। बाकी जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो करते हैं, लेकिन बेरिलियम नहीं करता। लेकिन अब बात करें तो फिर हम बेरिलियम हाइड्राइड बनाएंगे कैसे, तो उसका एक बहुत प्यारा सा मेथड है
क्या करते हैं हम, जो बेरिलियम क्लोराइड लेते हैं, जैसे आपके पास BaCl2 बना, तो BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड की आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दो। आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेरिलियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्राइड में रिड्यूस कर देगा, बेरियम हाइड्राइड में रिड्यूस कर देगा, तो ये आपका ऐसे BeH2 या बेरिलियम हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, तो बेरिलियम हाइड्राइड इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं बनता, उसके लिए एक अलग से मेथड है, हमने देख लिया। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करें रिएक्शन विद एसिड, तो यार सिंपल सा फंडा है कि मेटल जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। याद रखना अल्कलाइन अर्थ, ऐसे स्टेटमेंट पे भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उधर पूछ सकते हैं कि क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल जब क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होती है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस। ठीक है, कि ये रिलीज करते हैं हाइड्रोजन। क्लियर है बात। तो ये पहली स्लाइड थी। अब आगे बात करते हैं इस स्लाइड के बारे में। रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो आपको पता है कि मेटल है, तो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लॉस ही करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करेगा ही उसे। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन दे सके। तो इनका अच्छा खासा एक रिड्यूसिंग पावर होता है। दे हैव ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग पावर बट लेस देन फर्स्ट ग्रुप, बट लेस देन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मेंबर से लेस होता है। सिंपल सा फंडा आप वही बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है लिथियम है, जैसे हम बात करें लिथियम है, बेरिलियम है, या तो सिंपल जर्नल केस की बात करें तो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है लेफ्ट मोस्ट, मतलब सबसे उस साइड है, और आपका जो सेकंड ग्रुप है इस साइड है, तो इधर आते हुए साइज डिक्रीज होता है। तो साइज डिक्रीज होगा तो मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा कंपैरेटिवली। तो फर्स्ट ग्रुप वैसे तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, अच्छा रिड्यूसिंग पावर है इनका, क्योंकि है तो मेटल ही, तो इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेंगे ही। लेकिन जब अल्कली दो मेटल्स के बीच में टक्कर होगी तब तो हमें कंपैरिजन करना होगा ना। तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन से जल्दी, किनमें से जल्दी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अल्कली मेटल से। क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, उनका साइज सबसे ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव सबसे कम होता है। ठीक है, तो इस करके हमें ऑर्डर बता सकते हैं। सॉल्यूशन विद अमोनिया पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें भी वही चीज बनेगी, मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक आपका मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट हो जाएगा बीच में। बस फर्क क्या आया, उस केस में जब आपने अल्कली मेटल के केस में अमोनिया के साथ रिएक्शन देखी थी तो उधर +1 आया था, अब बस आपका +2 आएगा, क्योंकि उधर उसकी अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन क्या शो होती थी, +1। आप देख भी लेना, उधर मैंने +1 और -1 लिखा था, इधर +2 और -2 लिखा है। बस फर्क इतना है कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 थी, इस केस में आपकी +2 आएगी। ठीक है ना, वही सेम बात है, ए भी डीप ब्लू कलर शो करता है ड्यू टू द अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सा फंडा वही है। अब आगे बात करें यूजेस की। इसके यूजेस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी हैं और बहुत बार आ भी जाता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनना इजीली है, क्योंकि बहुत कॉमन यूजेस हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। तो इस यूजेस को यार माइंड में रखना, इसको मतलब हाई लो वेटेज ना देना कि यार यूजेस ही है, कहाँ आएगा। ठीक है ना, आ जाते हैं इसके यूजेस। ठीक है ना, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला यूजेस देखते हैं। कॉपर बेरिलियम एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। हाई स्ट्रेंथ एक स्प्रिंग जो होती है आपकी, तो हाई स्ट्रेंथ वाली मतलब ज्यादा मजबूत वाली स्प्रिंग्स बनाने के लिए आपका कॉपर बेरिलियम का एलॉय यूज होता है। एलॉय क्या होते हैं, आई होप एलॉय आपको पता हो। एलॉय क्या होते हैं, जब दो से ज्यादा, सिंपली याद रखो, 2 या 2 से ज्यादा मेटल को जब हम कंबाइन करके एक फाइनली प्रोडक्ट देते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय, उसको बोलते हैं एलॉय। जैसे कि आपको पता होगा गोल्ड, जो आपके मम्मी पहनते हैं गोल्ड, है ना, गोल्ड के जो गहने पहनते हैं, तो गोल्ड जो होता है आपका वैसे प्योर फॉर्म में 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट से उसको हम 18 कैरेट में कन्वर्ट करते हैं। इसका रीजन यही है क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी टूट सकता है। तो इस करके उसमें हम कुछ मेटल्स ज्यादा, जनरली हम सिल्वर ऐड करते हैं, तो उस 24 कैरेट गोल्ड में हम सिल्वर ऐड करते हैं, हम नहीं करते, मतलब जो सोने का काम करते हैं वो करते हैं, तो उसमें सिल्वर ऐड करते हैं और उसको 18 कैरेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वो थोड़ा हार्ड हो जाए। ठीक है ना,
तो ये तो चलो वैसे ही मन किया तो बता दिया, ठीक है ना, इसको बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेने लग जाना, नहीं तो ये सोने ही बनाने लग जाओ 24 कैरेट से 18 कैरेट में। तो बात वही बताने का मतलब ये था कि एलओएस क्या होते हैं, बस हमने देखो गोल्ड में सिल्वर ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, तो वही होता है एलओए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मेटल से बना हुआ फाइनली एक प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एलओए। तो कॉपर बेरिलियम हो जाए, कॉपर यूज किया आपने, बेरिलियम यूज किया, बेरिलियम आपका क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कॉपर बेरिलियम एलओए इज यूज फॉर मेकिंग हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग, पहला यूज ये है। Beryllium is used for making window of X-ray tube, that is very important use of beryllium, ठीक है। कि बेरिलियम यूज होता है एक्सरे, जो एक्सरे ट्यूब होती है आपकी, एक्सरे ट्यूब वैसे मैं आपको एडवांस के टाइम अगर आपकी किस्मत रही तो आपके अगर टाइम में एडवांस का अगर मैं लेक्चर लिया किस पे, जब हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, तो एक्सरे ट्यूब उधर मैं आपको कराऊंगा। तो एक्सरे ट्यूब जो होता है उसकी जो विंडो होती है उसमें बेरिलियम आपका यूज होता है। बेरिलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब, तो इसको आप याद रखना। मैग्नीशियम, थर्ड बात करें, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एलॉय, दैट इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट एलॉय, ठीक है। ये कहां यूज होता है, यूज इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूज। एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में मतलब हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स बनाने में आपका यूज होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिला हुआ एलॉय। क्लियर है बात। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब कहते हैं, जब पानी के साथ घुला होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है दूधिया कलर होता है, दूध की तरह होता है, मिल्क की तरह होता है, व्हाइट कलर की तरह, तो इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो आप याद रख लेना, क्वेश्चन बन भी सकता है कि मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एज एंट एसिड इन मेडिसिन। एंट एसिड क्या होता है, जब हमें गैस बन जाती है अपने, ठीक है, जब अपने गैस बन जाती है तब जो हम, जैसे हम इनो लेते हैं, इनो में भी आई होप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता होगा, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन जो एंट एसिड होते हैं, जो आपको एसिडिटी हो जाती है तब आप कुछ लेते हो, कंज्यूम करते हो कोई चीज कि आपकी एसिडिटी लो हो जाए, तो एंट एसिड उसी को बोलते हैं जो आपकी एसिडिटी को लो कर दे। तो यूज एज एंट एसिड इन मेडिसिन, तो मेडिसिन में यूज होती है एज ए एंट एसिड। तो नेक्स्ट बात करें, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट एज ए इंटीग्रेंट यूज होता है, ठीक है ना। आगे बात करें, कैल्शियम एंड बेरियम यूज्ड टू क्रिएट वैक्यूम। कैल्शियम और बेरियम जो है बहुत अच्छे हैं, इससे हम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई आपके पास ट्यूब है, ठीक है, तो कोई आपके पास ट्यूब है और इसमें आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई गैस प्रेजेंस ना हो इसमें, लेकिन आपको दिखा है कि इसमें गैस है, ठीक है, इसमें गैस है और आप चाहते हो इन गैस को रिमूव करना, तो आप बस क्या करो, सिंपली इसमें बेरियम, ठीक है, कैल्शियम या बेरियम डाल दो, इसके अंदर कैल्शियम और बेरियम डाल दो, तो कैल्शियम और बेरियम क्या करते हैं, इन गैस को अपने तरफ खींच लेते हैं, तो वैक्यूम जनरेट करने में काम आता है, ठीक है, वैक्यूम जनरेट करने में काम आता है। वैक्यूम क्या होता है, जहां कोई भी एयर या कुछ भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, रेडियम इज यूज इन रेडियोथेरेपी। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये यूज होता है रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी में बहुत सी चीजें हैं, उसकी एक कॉमन सी बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए आप रेडियोथेरेपी यूज करते हैं, तो उसके लिए आपका रेडियम उधर यूज होता है। तो रेडियम इज यूज इन रेडियोथेरेपी। क्लियर है बात। तो इसके यूजेस गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्पेशली ये तीन, स्पेशली इसको भी कर सकते हो, तो वैसे ही याद रह जाता है। तो ये चार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो फर्स्ट दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात। आगे बात करें, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो वैसे ही चल रहे हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में ग्रुप 1 में किया था। अब बात फिर से वही करेंगे, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्साइड की। तो आपके जितने भी पता है कि सारे के सारे ऑक्साइड ही बनाते हैं इधर,
तो आपके पास क्या होगा, मेटल ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा वाटर से। उधर हमने ऑक्साइड भी बन रहे थे, परऑक्साइड भी सुपर ऑक्साइड भी अल्कली मेटल में, इधर आपके ऑक्साइड ही बनते हैं इन जनरल। तो आपके ऑक्साइड क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड आपको दे देंगे, सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। ऑल, इसमें एक मैंने छोटी सी चीज लिखी है, ऑल ऑक्साइड आर एसिडिक, ठीक है, जितने भी ऑक्साइड होते हैं आपके सारे एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोथेरिक इन नेचर। क्या होता है, एम्फोथेरिक इन नेचर होता है। जितने भी आपके, ए ऑक्साइड की बात कर रहा हूं, ए जो ऑक्साइड है इस, ये तो बेसिक ही है ना, ये तो आपका बेसिक ही होगा, ये आपका हमेशा बेसिक ही होगा, या एम्फोथेरिक हो सकता है, लेकिन आपका ए तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी इसकी बात कर रहा हूं ऑक्साइड की, इससे कंफ्यूजन ना ले लेना, ऑक्साइड की बात कर रहा हूं। ये क्या है आपके, हाइड्रोक्साइड। ऑल ऑक्साइड आर एसिडिक, कि जितने भी ऑक्साइड हैं आपके एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड आपका एम्फोथेरिक इन नेचर होता है। एम्फोथेरिक का मतलब क्या, जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, उसको बोलते हैं एम्फोथेरिक। क्लियर है बात। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, इसके बारे में ना, जो भी मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूं, बेसिकली मैं थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी डिस्कस करने वाला हूं, उसके ऑर्डर बताने वाला हूं। इन चीजों को हम एक बार इससे बेटर सिस्टमैटिक वे में पी ब्लॉक में करेंगे। इधर तो नहीं करा सकते क्योंकि पी ब्लॉक में एक सिंक्रोनाइजेशन होगी, उधर एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे, इससे ज्यादा बेटर वे में। इधर भी सिंपली है लेकिन इधर के कंपैरेटिवली थोड़ा कम याद रखना होगा, बस फंडा इतना है। पहली बात करें ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड के केस में सोलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड देखो सोलिबिलिटी में वैसे क्या होता है, सोलिबिलिटी में ना दो कंसेप्ट यूज होते हैं। सोलिबिलिटी दो कंसेप्ट पे डिपेंड करती है, एक लैटिस एंथैल्पी, कि जिसकी लैटिस एंथैल्पी हाई होगी उनको सोलिबेट, मतलब उनकी सोलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि जैसे आपको पता है लिथियम फ्लोराइड, तो इसके केस में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, मतलब लिथियम और फ्लोरीन एक दूसरे अट्रैक्शन में ज्यादा होते हैं, तो इनको सेपरेट करना इजी नहीं होता, तो इनकी सोलिबिलिटी कम होती है। तो पहला सोलिबिलिटी में दो कंसेप्ट लग जाते हैं, एक क्या लगता है लैटिस एंथैल्पी और एक लगता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस लेक्चर में, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड हमने एग्जांपल ली थी कि लिथियम फ्लोराइड की सोलिबिलिटी क्यों कम होती है, ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, और सीजियम आयोडाइड के क्यों होती है, ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हमने देखा था। तो दो कंसेप्ट लगते हैं, किसी में कोई प्रीडोमिनेंट होता है, किसी में कोई प्रीडोमिनेंट होता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं आपको पी ब्लॉक में बताऊंगा। अभी आपके लिए जितना सिलेबस में है उतना हम देखते हैं, ठीक है, जितना भी आपके लिए सही है उतना हम करते हैं, लेकिन बता रहा हूं कि सोलिबिलिटी में दो कंसेप्ट लगते हैं, पहला लैटिस एंथैल्पी का, दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी का। लैटिस एंथैल्पी के अकॉर्डिंग क्या है, जितना छोटा साइज होगा उतनी सोलिबिलिटी कम होगी, क्योंकि लैटिस जितना छोटा साइज होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो उनको सेपरेट करना टफ होगा। और हाइड्रेशन एंथैल्पी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जितना छोटा साइज होगा उतनी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑपोजिट में काम करते हैं दोनों ऑर्डर। तो ए फंडे को हमको समझना है, इसको हम समझेंगे पी ब्लॉक में, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं सिंपल सी, ठीक है। अभी बस आपको एक थोड़ा कि आपको ये ना लगे कि रटा जा रहा है, कुछ रटना कुछ नहीं है प्लीज, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो आप देखो, एक चीजें तो अब आपको फैक्ट है, इनको आपको याद रखना होगा, यूजेस हैं, ठीक है ना। अब आपका एयरप्लेन में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय यूज होता है, तो इसमें अब आपको क्या कंसेप्ट बताऊं मैं, ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट बताऊं, बस यही बता सकता हूं कि जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का अलॉय होता है ये हल्का होता है। तो एलॉय कोई जो क्या आपका एरोप्लेन में अगर हल्के मेटल यूज करेंगे तो उनको फ्लाई करना, एरोप्लेन का फ्लाई करना इजी होता है, ठीक है। एरोप्लेन जितना ज्यादा हल्का होगा उतना ही ज्यादा फ्यूल कम यूज होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना बता सकता हूं, और क्या बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हो सकती हैं वो तो याद करनी पड़ेंगी यार, वो हर एक सब्जेक्ट में होता है। बर्नौली थ्योरम हम जब करते हैं फिजिक्स में तो हम कुछ अजम्पशन करते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसमें भी हमें करना पड़ता है कि कैलकुलेशन अपनी सिंपल हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हर एक सब्जेक्ट में आपके लेवल में है कि आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी हो या सिंपली आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है ना। तो बस आपके लेवल पे है वो चीजें। तो ऑक्साइड की बात करें यार, मेन अपने फंडे पे आते हैं। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी का तो मैं आपको अभी बता सकता हूं। थर्मल स्टेबिलिटी में बस एक छोटा सा फंडा याद रखो, जो आप बस क्या करना है, आप एनायन को देखो। एनायन मतलब क्या, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जैसे आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करें
तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करें Mg3N2, तो आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है आपका। तो इधर आपका पोस्ट नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे। तो इधर 2 नाइट्रोजन है आपके, 2 नाइट्रोजन है और दोनों पे आपका क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों पे 3 नेगेटिव चार्ज है। तो जब आपके देखो थर्मल स्टेबिलिटी में हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी इनके ऑर्डर लिखने में। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, अगर आपका जो एनायन है वो सेम एटम से ही मिलके बना हुआ है, रिमेंबर माय वर्ड, अगर आपका एनायन जो है वो सेम मेटल से, सेम एटम से ही मिलके बना है, तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। अभी बताता हूं कैसे। देखो पहले इसको देखो आराम से। पहले जैसे आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है, इधर आपका अब नेगेटिव मतलब नेगेटिव स्पीसीज क्या है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आपकी क्या है, नेगेटिव स्पीसीज। और जो आपकी अनायन है वो 2 डिफरेंट एटम से मिल के बना हुआ है, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट एटम से मिलके आपका एनायन बना है। तो जब 2 डिफरेंट एटम से मिलके आपका एनायन बना हो तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अच्छा शायद मैंने पिछली बार उल्टा बोल दिया था, तो इसको याद रखना। देखो जैसे इसकी बात करें, तो जैसे इसकी बात करें हाइड्रोक्साइड की, तो सोलिड जो थर्मल स्टेबिलिटी है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अभी थर्मल स्टेबिलिटी को बता रहा हूं बस, कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो इसका ऑर्डर आप कैसे याद रख सकते हो, जब बस आप चुप करके एनायन को देखो, तो इस केस में आपका एनायन क्या है, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जब एनायन आपका 2 डिफरेंट एटम या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। और अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड की केस की बात करें, इसकी बात करें, तो इसमें देखो जो आपका एनायन है, इसमें जो आपका एनायन है 2 सेम एटम से ही मिलकर बना है। एनायन जो है आपका वो सेम एटम से ही मिलकर बना हुआ है। तो जो अनायन है इधर आपका उस सेम एटम से मिलके बना है, इस करके डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सिंपल सा थर्मल स्टेबिलिटी में 2 कंसेप्ट आप याद रख सकते हो। पहला ए बस कि आपको बस सिंपली एनायन देखना है। एनायन अगर आपका 2 एटम से 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बना है तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। अगर सेम एटम से ही एनायन है आपके सारे तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। सिंपल सा फंडा इतना है, अभी आप समझ जाओगे। और इसको हम पी ब्लॉक में ज्यादा डिटेल में और ज्यादा सिस्टमैटिक वे में देखेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। इधर जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, अभी इधर भी समझ जाओगे थोड़ा बहुत। तो सोलिबिलिटी का बता दिया है कि 2 कंसेप्ट यूज होते हैं, ज्यादा क्लियरली आपको बताऊंगा पी ब्लॉक में। तो ऑक्साइड की बात करें, सॉरी अब हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं हम, तो सोलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कि हाइड्रोक्साइड की अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं उसकी सोलिबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। थर्मल स्टेबिलिटी आपको बता चुका हूं, क्योंकि इसके आयन में क्या है, आयन क्या है, 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं। तो जब आपका आयन जो है 2 डिफरेंट एटम से मिलके बने हो तो आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी इजीली बता सकते हो। सोलिबिलिटी का कंसेप्ट डिटेल में उधर बताऊंगा, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर आपको पता है, जो जितना जल्दी OH नेगेटिव रिलीज करेगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो डाउन द ग्रुप जब साइज इंक्रीज होगा तो मेटल और OH के बीच में बॉन्ड वीक होगा, तो बॉन्ड वीक होगा तो OH जल्दी रिलीज हो जाएगा। इस करके बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि ऑक्साइड के केस में सोलिबिलिटी भी, थर्मल स्टेबिलिटी भी और बेसिक कैरेक्टर तीनों के तीनों डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। सिंपल सा फंडा ए है, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर 1% भी कंफ्यूजन रहती है तो आपके, मैं श्योर हूं कि पी ब्लॉक में इतना सिस्टमैटिकली हो जाएगा कि सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इधर वैसे तो आपको नॉर्मली याद ही करवाते हैं कि इसको रट लो, लेकिन मैं रटवाऊंगा नहीं। पी ब्लॉक का वेट करो, एक टाइम आएगा, एक परफेक्ट टाइम आएगा, तब इसके बारे में और बेटर बात करेंगे, ठीक है ना। सेकंड बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड की, तो बेरिलियम ऑक्साइड भी आपका एम्फोथेरिक होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका एम्फोथेरिक इन नेचर होता है। एम्फोथेरिक का मतलब क्या, जो मतलब बेस से भी रिएक्ट कर सके, एसिड से भी।
या बेस की तरह भी काम करे, एसिड की तरह भी। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपका जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब बेस क्या होता है जिसमें OH नेगेटिव आयन हो, तो क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम बेरिलेट आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का एक आयन बना लेता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है। तो सिंपल सा फंडा इधर यही है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस से रिएक्ट कर जाता है। तो इस केस में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कैसा काम कर रहा है, एज ए एसिड काम कर रहा है। और इस केस में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इस केस में ये एज ए बेस काम कर रहा है। तब भी इधर आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिल जाता है BeOH4Cl2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो, इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि ये एम्फोथेरिक नेचर होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कि ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। क्लियर है बात? तो ये बात हो गई ऑक्साइड की। अब बात करें हैलाइड्स की। ऑल हैलाइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड आर आयोनिक, कि जितने भी हैलाइड हैं वो सब के सब क्या होते हैं, आयोनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड। बेरिलियम, इसका रीजन आराम से बता सकते हो कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन अकॉर्डिंग टू फजान रूल, द स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम होगा। तो बेरिलियम हैलाइड में आयोनिक कैरेक्टर कम होता है, बाकी सब में जो बाकी जितने भी हैलाइड हैं आपके वो सारे आयोनिक होते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम हैलाइड जो होते हैं ओके आपके कोवलेंट होते हैं। तो इसको आप सिंपली बता भी, आप खुद ही इंडिकेशन लगा सकते थे अगर आपने फजान रूल किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली किया हुआ है। ठीक है ना। तो फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई, अच्छा ये तो दूसरा कंसेप्ट है, पहले इसको देख लो। BeCl2 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत गलत करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। इस पे आपसे बेरिलियम क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, इसीलिए मैंने हाइब्रिडाइजेशन जब कराया था तो मैंने आपको फॉर्मूले से हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं सिखाया, क्योंकि उधर अगर आप फॉर्मूला लगाते तो पक्का आप इसकी हाइब्रिडेशन गलत करके आते, क्योंकि हाइब्रिडेशन मोर और लेस डिपेंड होती है किस पे, स्ट्रक्चर पे और शेप पे। क्लियर है बात? इसलिए मैंने स्ट्रक्चर और शेप से आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था। तो बेरिलियम क्लोराइड का जो BeCl2 का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो क्या बना देते हैं, बीच में ब्रिज बॉन्ड बन जाते हैं, बीच बीच में ब्रिज बॉन्ड बनते हैं। तो आपका BeCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ना कि ऐसा। क्या होता, जैसे कि आप ऐसे देखते थे कि बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है, तो लेकिन इस एक क्या बना देता है, ब्रिज बॉन्ड्स बना लेता है, बीच में ब्रिज बन जाते हैं, तो फाइनल स्ट्रक्चर इसका BeCl2 का डाइमर बन जाता है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं तो आप क्या लगा के आते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन sp, कि इसमें 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2, तो आप लगाते हैं हाइब्रिडेशन sp। लेकिन इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, बेरिलियम ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं, इस करके बेरिलियम क्लोराइड की हाइब्रिडेशन होनी क्या चाहिए, sp3। तो एक गलती, ब्लंडर मिस्टेक डन बाय मैनी स्टूडेंट जब भी ये क्वेश्चन आता है। बेरिलियम क्लोराइड की आप हाइब्रिडेशन याद रखेंगे, sp3 होती है, ना कि sp होती है। क्लियर है बात? तो इसको आप याद रखना, क्योंकि ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाता है, आयोनिक नहीं बनाता। ठीक है ना। आगे बात करें, फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। ये सिंपल सा फंडा है। फ्लोराइड जो आपका मतलब मेटल का जो फ्लोरीन के साथ जो हैलाइड बनता है, ठीक है, तो उसको फ्लोराइड बोलते हैं। तो फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। आप बता भी सकते हो आराम से कि जो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो आयंस को सेपरेट करना टफ होगा। इस करके फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बस आपको याद, देखो इनको याद नहीं रखना कि रटने बैठ जाओ कि फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल, ऐसे रटने नहीं बैठ जाना है। इसको बस आपको माइंड में चेक करना है कि इसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। आपको उधर तो आपको तो MCQ आएंगे ना, तो उधर आपको दिया होगा सब कुछ अपने आप, बस उधर आपको कंसेप्ट अपने माइंड में रिकॉल करने हैं कि कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। उधर ये करना है, इसको रट के नहीं जाना है।
ठीक है ना। उधर बस आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आप बोल, अगर आपको दिया होगा फ्लोराइड आर लेस सोल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, तो बस आपको ये सोचना है कि ये बात सही बोल रहे हो। तो आप देखोगे कि फ्लोराइड की हाँ लैटिस एंथैल्पी तो कम होती है, और लैटिस एंथैल्पी कम होगी तो आयंस को सेपरेट करना टफ होगा, तो उनकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो ठीक है भाई, तो आप बोलोगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट्स ऑल, 4 नंबर लो, निकलो आगे। ठीक है ना। तो ऐसे कंसेप्ट आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको एक एक लाइन रट के जानी है तभी बात बनेगी, बस हाँ देख के जाओ। इनऑर्गेनिक में रिवीजन ज्यादा जरूरत होती है, इनऑर्गेनिक में जितनी रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। क्लियर है बात। आगे बात करें कार्बोनेट्स की, आगे बात करें कार्बोनेट्स की, तो कार्बोनेट आप कहे हैं मेटल कार्बोनेट जैसे हैं, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट को जब हीट करते हो सेम वैसे ही अल्कली मेटल के जैसा, तो आपको ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, ठीक है ना। थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी का तो बता चुका हूं, बहुत सिंपल सा है। अगर देखो कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के केस में आपका आयन क्या है, CO3 नेगेटिव, ए आपका आयन है ना, CO3 2 नेगेटिव, ये आपका आयन है। तो आयन जो है आपका 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो जब आयन आपका 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है ना। सोलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, याद रखना यही बस सोलिबिलिटी में ही कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन में आपकी पी ब्लॉक में जरूर दूर करूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि ऑक्साइड के केस में ऑक्साइड के केस में सोलिबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बाकी जितने भी हैं उन केस में डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। बस इसी के केस में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, इसमें लैटिस एंथैल्पी का कंसेप्ट लगता है और इनमें हाइड्रेशन एंथैल्पी का। तो समझाऊंगा पी ब्लॉक में, ठीक है ना, उधर बात करेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ऑक्साइड के केस में ही सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बाकी सब केस में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, ठीक है ना। सोलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सल्फेट्स की ऐसे बात करें, सल्फेट्स क्या होगा आपका, जैसे बात करें मेटल सल्फेट, जैसे आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो MgSO4। तो सल्फेट की बात करें तो इसका में भी आपका आयन क्या है, SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, सल्फर और ऑक्सीजन से। इस करके इसमें भी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी में तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ना अभी ना पी ब्लॉक के टाइम। और सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, बस इस केस में ही इंक्रीज होती है। नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स भी आपको पता है, नाइट्रेट में आपका NO3 आयन होता है ना, NO3 आपका 9 होता है। तो नाइट्रेट के केस में भी आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि 2 डिफरेंट एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस करके थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। इन तीनों बाकी सारे केस में सोलिबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, बस इसी केस में ऑक्साइड के केस में इंक्रीज होती है। तो आप ऐसे ब्रॉडली याद रख सकते हो। क्लियर है बात। और मेटल नाइट्रेट की हीटिंग भी देख सकते हो कि मेटल नाइट्रेट की हीटिंग से आपको मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये बात थी यार सारी पहले स्लाइड की। अब लास्ट स्लाइड करते हैं और अपना एस ब्लॉक पूरा फिनिश करते हैं। तो इसका अब आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं और एनर्जेटिक वे में खत्म करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार लास्ट स्लाइड लेते हैं अब एस ब्लॉक की, ठीक है। ग्रुप सेकंड की लास्ट स्लाइड अब हम लेंगे और अपने पूरे चैप्टर को, पूरे एस ब्लॉक को फिनिश कर देंगे। इस स्लाइड के बाद यार आपका कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रह जाएगा जो आपको एस ब्लॉक में, आपकी एनसीईआरटी में या आपके जेई नीट के सिलेबस में है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसी को अच्छी तरह रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलो यार आगे करते हैं कंटिन्यू। आगे बात करेंगे गाइस वही बस लास्ट, जैसे हमने उसमें फर्स्ट ग्रुप में बात की थी, एनोमलियस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की बात करेंगे, जैसे हमने लिथियम की थी। लिथियम फर्स्ट मेंबर था ग्रुप का, तो फर्स्ट मेंबर डिफर कर रहा था बाकी मेंबर से ग्रुप के। इसी तरह बात करेंगे बेरिलियम की कि एनोमलियस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल में फर्स्ट मेंबर कौन सा था आपका, बेरिलियम। तो इधर एनोमलियस बिहेवियर किसका होगा, बेरिलियम का। तो उसकी बात करना स्टार्ट करते हैं। रीजन आपको पता ही है, पहले ही वही घिसा पिटा रीजन है
कि जो हमने पहले बात की थी कि रीजन क्या है, स्मॉल साइज, कि उसका साइज छोटा होता है। दूसरा है हाई पोलराइजिंग पावर है, ये हम ग्रुप 1 में भी देख चुके थे, यही सेम रीजन इधर भी है। ठीक है ना। आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, कॉजेस देखते हैं इसकी, इसके कारण हुआ क्या क्या, कि एनोमलियस बिहेवियर के कारण, बेरिलियम के एनोमलियस बिहेवियर के कारण हमें क्या क्या अलग देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। सेम वैसी चीजें चल रही हैं जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप जब किया था तब किया था। ठीक है ना। तो आपको काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज भी लग रहा होगा, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहे होगे, आई होप। ठीक है। कॉजेस की बात करें तो पहली बात करें तो फॉर्म कंपाउंड विच आर लार्जली कोवलेंट, कि बेरिलियम ऐसे कंपाउंड बनाता है जो लार्जली कोवलेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है। बाकी मेंबर जो आपके एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं जल्दी, लेकिन बेरिलियम जो है आपका वो लार्जली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। उसका रीजन क्या है, सिंपल सा फजान रूल, या कह सकते हो कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो बेरिलियम का साइज छोटा होता है तो ये अच्छे खासे कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, बाकी ग्रुप के मेंबर नहीं बनाते। तो पहला एनोमलियस बिहेवियर इसका ए है। ठीक है ना। दूसरी बात कर ले तो इट डज नॉट एग्जिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं होता। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं होता। बाकी जितने भी मेंबर है ग्रुप के उनका कोऑर्डिनेशन 6 तक जा सकता है, बेरिलियम का नहीं जा सकता। वाई? इसका रीजन गाइस सिंपल सही है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन बेरिलियम। बेरिलियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। आपको बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन पता है, 1s2 2s2। ठीक है, 2s2। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें क्या है, इसके जो आपका 2 शेल होता है, 2s मतलब सेकंड शेल में तो आपके s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं। d ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होते हैं, 3d से, है ना। आपका 2d ऑर्बिटल तो आपने कभी सुना नहीं है, तो d ऑर्बिटल थर्ड शेल से स्टार्ट होते हैं। और बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो इसके सेकंड शेल नंबर में इसके 4 ऑर्बिटल्स ही हैं। एक s ऑर्बिटल है जिसमें फिलिंग है और 3 p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो टोटल 4 बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स आगे नहीं है। आगे d ऑर्बिटल्स नहीं है कि आगे 5 d ऑर्बिटल्स हो तो और बॉन्ड बना सके। बाकी सब में बेरिलियम के बाद आगे जितने भी है, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और भी जितने हैं, बाकी सब में आपका क्या है, d ऑर्बिटल है। क्योंकि मैग्नीशियम में क्या होगा, 3d होगा, क्योंकि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2। उधर क्या होगी, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मैग्नीशियम की, 3s2। तो उसमें थर्ड सब शेल में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस करके उसमें 3d ऑर्बिटल भी होगा। और d ऑर्बिटल के होने के कारण उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अप टू 6 हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, सिंपल सा फंडा ए है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। अभी बस ऐसा सिंपली देखो कि इसमें जो आपका बेरिलियम था उसमें 4 ही ऑर्बिटल थे, उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं थे, तो मैक्सिमम में 4 बॉन्ड ही बना सकता था। और आपका बाकी जितने भी मेंबर हैं वो 6 बॉन्ड तक बना सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि इट डज नॉट एग्जिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, दूसरा एनोमलियस बिहेवियर इसने शो किया कि बाकी मेंबर्स तो भाई 6 तक अपना क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर बना ले रहे थे, लेकिन बेरिलियम बस 4 से ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसकी औकात इतने तक ही थी। आगे बात करें, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोथेरिक इन नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट आया हुआ है कभी ना कभी, पता नहीं अब मेंस में आया है कि नीट में कि एडवांस में, लेकिन आया जरूर हुआ है। मेन बात उसकी है कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो एम्फोथेरिक नेचर के होते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं। क्लियर है बात। तो यार इसके एनोमलियस बिहेवियर थे जो दूसरे, जो इसके अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था, जिस कारण बेरिलियम आपका एनोमलियस बिहेवियर शो करता है।
क्लियर है बात। अब आगे फिर वही बात कर लेते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, जैसे हमने लिथियम के केस में बात की थी। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम के केस में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, कहां हमने किया था, केमिकल बॉन्डिंग में किया था। रीजन भी आपको बताया था कि डायगोनल रिलेशनशिप किस कारण होता है, अब नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग बहुत मस्ट है, मतलब उसके बिना अगर आप इनऑर्गेनिक करने की सोच रहे हो तो हो जाएगी तब भी, नो डाउट, बस लेकिन फर्क वही रहेगा कि एक बच्चा अच्छी तरह समझ के कर रहा होगा और एक बच्चा याद कर रहा होगा, और याद करने वाला आपको बार बार याद करना होगा, समझने वाले को बस लास्ट में रिवाइज करना होगा, फर्क इतना ही होगा बस, ठीक है ना। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, और तो कोई दिक्कत नहीं, केमिकल बॉन्डिंग कर लो यार अगर जिसने नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो आगे बात करें डायगोनल रिलेशनशिप विद बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में एक रिश्ता होता है, बेरिलियम एक अलग ग्रुप का है, एल्यूमिनियम एक अलग ग्रुप का है, लेकिन तब भी इनमें एक रिलेशन होता है, इनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं जिस कारण एक डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर हुई। पहली प्रॉपर्टी की बात करें, बोथ आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड, कि ना बेरिलियम ना एल्यूमिनियम दोनों ही एसिड के द्वारा अटैक नहीं होते, क्योंकि हम छोटी सी पहले बात कर भी चुके हैं कि बेरिलियम जो है एक ऑक्साइड की फिल्म बना देता है, बेरिलियम ऑक्साइड की एक फिल्म बना देता है जिस करके रिएक्टिव कम होता है, इनर्ट शो करता है अपने आप को, और सेम वही प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम में भी होती है। एल्यूमिनियम में बात करें तो एल्यूमिनियम से ज्यादा ही होती है, उसमें ऑक्साइड की जो फिल्म होती है और ज्यादा ही अच्छी होती है, उसमें एसिड का अटैक करना और टफ होता है। लेकिन आपको बस अभी इतना ही याद रखना है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही ऑक्साइड फिल्म बना लेते हैं, इस करके अटैक नहीं हो पाता इन पे एसिड का। क्लियर है बात, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, बोथ फॉर्म आयन व्हेन देयर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद OH नेगेटिव। बोथ फॉर्म आएगा इधर ना, M आएगा, कि दोनों ही आयन बना लेते हैं जब ये हाइड्रोक्साइड से या बेसिक मीडियम से रिएक्ट करते हैं। हमने बात की थी जब हमने देखा था, हमने जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने बात की थी, आपने प्रीवियस स्लाइड एक बार फिर से देख लेना, हमने रिएक्शन लिखी थी कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की जब OH नेगेटिव से रिएक्शन कराते हैं, जब हम बात कर रहे थे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के एम्फोथेरिक नेचर के बारे में, तब हमने रिएक्शन देखी थी कि जब एक बार हमने बेस से कराई थी, एक बार एसिड से कराई थी, याद आया कुछ, अभी जस्ट करके हटे हैं 10 मिनट पहले, ठीक है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमने देखा था जब इसकी रिएक्शन किसी बेसिक मीडियम से कराते थे तो आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता था जिसको हम बेरिलेट आयन भी बोलते हैं, ठीक है। उसी की सेम तरीके से ही एल्यूमिनियम भी रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम भी आपका एल्यूमिनेट आयन बना देता है। तो ऐसे ही दोनों ही क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड, दोनों के बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी, दोनों के ही हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव से अटैक रिएक्शन करके अटैक करके फाइनली आपको आयंस दे देते हैं। तो सिंपल सा रीजन एक और है, एक सिमिलर प्रॉपर्टी ये भी आई इनमें। तीसरी सिमिलर प्रॉपर्टी की बात करें, द क्लोराइड ऑफ बोथ आर इन डाइमर इन वेपर फेज। दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इनके क्लोराइड्स होते हैं दोनों के ही, बेरिलियम का क्लोराइड की बात करें जो हमने भी देखा था, इधर मैंने एक फोटो दिखाई थी आपको, डाइमर बना रहा था BeCl2, तो क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं, द क्लोराइड्स ऑफ बोथ आर डाइमर इन नेचर, कि BeCl2 जो BeCl2 होता है आपका वो भी डाइमर बनाता है, स्ट्रक्चर बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं, इसकी sp3 हाइब्रिडेशन होती है इन वेपर फेज। वेपर में डाइमर बनाता है, हमेशा नहीं, वेपर में बनाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, शायद मैंने उधर बताया भी होगा, अगर मिस हो गया था तो अभी बता दिया है कि वेपर में बनाता है डाइमर, ठीक है। आपको जनरली पूछते भी वेपर में ही है, क्योंकि तभी तो क्वेश्चन में दम आएगा, नहीं तो ऐसे क्या पूछ के फायदा होगा, है ना। तो इसी की सेम तरह बेरिलियम का क्लोराइड भी डाइमर बनाता है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड जो AlCl3 ये भी डाइमर बनाता है और एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 में, एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 में। और इसकी भी ऐसे आप देखोगे इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या आएगी, sp2, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3।
तो एक कंफ्यूजन और ऐसी क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि बस आपकी एडिशनल नॉलेज चेक करते हैं। आपको ये देखते हैं कि क्या बस आप इसको BeCl2 एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही देख रहे हो कि इसके स्ट्रक्चर को आपके माइंड में है, कि आपको माइंड में दिख रहा है कि हाँ हाँ इसमें डाइमर था, AlCl3 का डाइमर था, इसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा जब हम P ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना ही समझ लो कि BeCl2 की तरह इसमें भी डाइमर बनता है और ऐसी मतलब इसमें बीच में ऐसी बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, जैसे हमने BeCl2 में देखा था, ठीक है ना। तो दोनों ही आपके डाइमर बनाते हैं, इसलिए द क्लोराइड्स ऑफ बोथ आर इन डाइमर इन वेपर फेज। क्लियर है बात। आगे बात करें लास्ट पॉइंट की, इनके डायगोनल रिलेशनशिप की। बोथ हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनकी बहुत अच्छी क्षमता होती है, बहुत ही अच्छी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। कॉम्प्लेक्स बनाने का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने की इनकी बहुत ही अच्छी टेंडेंसी होती है, दोनों की ही। क्लियर है बात। तो ये यार इनके बीच में सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही थी, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, ठीक है। बाकी आपको याद तो सभी रखनी है, याद तो ऐसे बस वही कह रहा हूं, सुना होगा और पेपर से पहले एक बार देख लिया होगा तो सोल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सबसे इजी है, इनऑर्गेनिक में नंबर लेना सबसे इजी है। जब हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि नहीं यार ये सब बाकियों से सब टफ लग रही है, लेकिन जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाओगे तो उधर सबसे इजी आपको इनऑर्गेनिक ही लगेगी। ये फैक्ट है और ये ट्रुथ है, सच बात है, इसको आप देखोगे उधर जाके। अभी शायद हो सकता है कि आपको लगे यार नहीं, इससे ज्यादा मजा आपको फिजिक्स में आ रहा है, मैथ में आ रहा है, फिजिकल में आ रहा है, ऑर्गेनिक में आ रहा है, लेकिन बाद में जिसने आपको सबसे ज्यादा मदद करनी है वो यही सब्जेक्ट है। इससे ज्यादा कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर कोई सब्जेक्ट नहीं दे पाएगा। क्लियर है बात। तो आगे बात करते हैं इसके यार एनोमलियस बिहेवियर देख लिया, रिलेशनशिप देख लिया डायगोनल। अब वही मेन बात, लास्ट में वही बात करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। देख रहे हो ग्रुप 1 के जैसा ही सीरियल ऑर्डर इसमें भी है सारा। पहले उसमें भी हमने ऐसी बात की थी, एनोमलियस बिहेवियर किया, डायगोनल रिलेशनशिप किया, फिर अब लास्ट में आया सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर लास्ट में बात करेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दैट्स सोल। तो बात करें यार इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। बेसिकली हम बात करेंगे कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कंपाउंड की। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही एक मेंबर है कैल्शियम, और उसी की मेनली हम बात करेंगे, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड, पहला आपका एटम, आपका कंपाउंड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल सा फॉर्मूला CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है, उसको बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। इसको आप याद रखेंगे, ऐसे पूछ भी लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली नोन एज, तो आप बोलोगे क्विकलाइम। क्लियर है बात। साथ साथ में क्वेश्चन का फॉर्म भी बताते जा रहा हूं कि किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, कि आपको देखते ही कुछ नवा ना लगे उधर, ठीक है ना। तो ऐसे करते रहना, माइंड में सब कुछ बैठाते रहना। कैल्शियम ऑक्साइड की छोटी सी बात कर लें, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट अमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का अमोर्फस सॉलिड होता है। और दूसरी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इसका 2870 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ी सी जगह बच गई थी तो मैंने कहा लिख देते हैं, क्या पता आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए, थोड़ा बहुत याद रह जाए तो अच्छी बात ही है, जितना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे आपको याद वैल्यू याद नहीं रखनी है, ठीक है ना। आगे बात करें प्रिपरेशन की, इसको बनाए कैसे, तो बनाना बहुत सिंपल है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, किसी भी कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो आपको ऑक्साइड मिलता ही मिलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमेशा ही कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा ही रिलीज होती है, तो आपके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो आपको ये चीज बनानी थी, आपने बना दी, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपने एक काम कर दिया, ये आपकी प्रिपरेशन थी बहुत सिंपल सी। आगे बात करें इसके रिएक्शंस की, कि इसकी रिएक्शन देख लेते हैं कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड पहले वाटर से रिएक्ट करके आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसको बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी मैं आपको कराऊंगा अभी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, जैसा इसका कॉमन नेम क्या है, क्विकलाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्या है, स्लेक्ड लाइम। चलो दिखाई देता हूं।
स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? स्लेक्ड लाइम। तो इस रिएक्शन को जब कैल्शियम ऑक्साइड्स की जब हाइड्रेशन करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को डालते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को डालते हैं, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनना मतलब स्लेक्ड लाइम बनना, और उसी रिएक्शन को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। ठीक है, उसी रिएक्शन को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, कि कैल्शियम ऑक्साइड से स्लेक्ड लाइम का बनना बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। क्लियर है बात? आगे बात करें तो आगे रिएक्शन देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड की आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओ तो सिंपल सा फंडा वही है, इसकी रिवर्स रिएक्शन ही है। देखो मैंने इधर ही लिखा था ना, रिवर्स रिएक्शन है। तो वही बात है कि पहले आप इधर से इधर आए तो आप इधर से इधर भी जा सकते हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। तो ये भी एक रिएक्शन वही बात है जो हमने ऊपर भी की थी, लेकिन मैंने लिख दिया तब भी। ठीक है ना। आगे बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, आप सिलीनियम ऑक्साइड या सिलिका से रिएक्शन कराओ। ये दो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप माइंड में रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड की SiO2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें कैल्शियम SiO3 मिलेगा। ठीक है, पहला कंपाउंड ये मिलेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड के अगर P4O10 से आप रिएक्शन कराओ तो एक कंपाउंड आपको ये मिलेगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड की SiO2 से रिएक्शन कराते हैं तो बस क्या मिलेगा? CaSiO3 बस एडअप हो जाएंगे। इसी तरह इधर भी CaO की P4O10 से रिएक्शन कराएं तो 6 आपके कैल्शियम ऑक्साइड यूज होते हैं, तो फाइनली आपको एक कंपाउंड मिल जाता है। तो इसकी ये कैल्शियम ऑक्साइड की ओवरऑल रिएक्शन आपके सिलेबस में ये 4 ही हैं। ठीक है, सिंपल भी है, ज्यादा याद करने में टाइम नहीं लगेगा। बस पहली बार नवा लगता है, दूसरी बार सब पुराना लगने लग जाता है। बस एक बात देख लो यार, आपका काम तो बहुत आसान है ना, बस बैठ के आराम से सुनते रहो मुझे, और तो कुछ नहीं करना ना आपको। कंटेंट तो सारा आपको दे ही रहा हूं, बस सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, सुनना तो पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत फायदा ज्यादा है यार इस टेक्नोलॉजी का। नहीं तो पहले लोग बुक्स में ढूंढते रहते थे कि ऐसी चीजें मिल जाए, ऐसा कंसाइज वे में मिल जाए। आज आपके पास सब कुछ है यार, तो इन चीजों को गवाओ ना। ठीक है ना। तो चलो आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में भी बात करेंगे यूसेज की, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, पहले हमने प्रिपरेशन देखी, फिर रिएक्शन देखी, फिर बाद में यूजेस देख लेंगे। यूजेस की बात करें तो पहला यूज क्या है? प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट को बना, जो आपका सीमेंट होता है जिससे आपका ये घर बना हुआ है, मेरा घर बना हुआ है, आपका घर बना हुआ है, उसमें जो प्राइमरी मटेरियल होता है, प्राइमरी मटेरियल मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट में चीज यूज होती है, वो कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। तो सीमेंट बनाने में यूज होता है। ठीक है, दूसरा इन प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को प्योर करने के लिए यूज होता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट में भी यूज होता है। तो यार ये बात थी पहली स्लाइड की। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। कैल्शियम ऑक्साइड या जिसको हम क्या बोलते हैं क्विक लाइम, उसको हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम। और इसका फॉर्मूला तो अब आपको याद ही हो गया होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, याद रखना। ये तो आपको इससे तो हिंट मिल ही जाएगा कि इसका फॉर्मूला ये है। लेकिन कभी आपको कोई स्लेक्ड लाइम बोले तब भी जैसी स्लेक्ड लाइम आपके बोला आपको वैसे ही आपके माइंड में आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, कि जैसी सेम वैसे ही काम होना चाहिए। जैसे मैं आपको वाटर बोलता हूं तो आपके माइंड में H2O आता है, वैसे ही कोई आपको स्लेक्ड लाइम बोले तो आपके माइंड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आना चाहिए, आना चाहिए। क्लियर है बात? तो आगे बात करें तो इसकी छोटी सी पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। व्हाइट अमोर्फस पाउडर होता है, व्हाइट कलर का अमोर्फस पाउडर होता है आपका। ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात कर ले तो बहुत सिंपल है, वही रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, तो वही आपकी प्रिपरेशन है स्लेक्ड लाइम बनाने की। ठीक है ना। आगे बात करें इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में डाल के रखें, पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम पानी वाले बीकर में डाल के रखें, ठीक है, तो जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर।
क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। और एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम विद वाटर इज नाउन एज मिल्क ऑफ लाइम। सस्पेंशन देखो, तो सस्पेंशन मैंने आपको कहाँ कराया था, सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है, 3 चीजें बताई थी। आई होप आपको सस्पेंशन वगैरह क्लियर हो। सस्पेंशन तो क्लियर है ना, ट्रू सॉल्यूशन बताया था, सस्पेंशन बताया था, और एक और क्या बताया था, सोचो, दिमाग से आराम से सोचना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैंने आपने मुझे ये बताना है, मैं देखना चेक करना ये चाहता हूं। आपको मुझे ये बताना है कि सस्पेंशन जो होता है इसका साइज हमने क्या लिया था, हमने 1 से 1000 नैनोमीटर वाले साइज लिए थे सरफेस केमिस्ट्री में। एक क्वेश्चन आपका जेई में भी आ सकता है कि सस्पेंशन क्या होता है या उसका साइज क्या होता है, तो आपको ये बताना है। सस्पेंशन वैसे सिंपल वर्ड में बताऊं तो सस्पेंशन आपके सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशन आपके सॉल्यूशन होते हैं। हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन देखे थे, एक सस्पेंशन, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज कितना है उसके बेस में हमने क्लासिफाई किया था 3 पार्ट्स में। है ए बी सॉल्यूशन, सस्पेंशन का मतलब होता है सॉल्यूशन ही, बस इसमें क्या होता है, इसका साइज छोटा होता है, साइज का फर्क होता है, साइज का फर्क होता है। बस उसको आपको एक बार रिमाइंड जरूर करना कि या तो गूगल पे जरूर देखना कि सस्पेंशन क्या होता है। जेई में सरफेस केमिस्ट्री में मैंने कराया था, एक लेक्चर में ही पूरा डिटेल्ड वे में हम चले थे, ठीक है ना। तो आगे बात करें सस्पेंशन, अगर अभी के टाइम में अगर इजी वर्ड में बताऊं तो सस्पेंशन का मतलब एक सॉल्यूशन ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, एक सॉल्यूशन की एक टाइप है, ठीक है ना। तो सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम विद वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो 2 चीजें याद रखना कि इसका एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और सस्पेंशन को, इसके सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, इसके सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। मिल्क ऑफ लाइम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दूधिया कलर का होता है, मिल्क के कलर का होता है, ठीक है ना। रिएक्शंस की बात करें इसकी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा फंडा, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है यार, कोई ज्यादा टफ रिएक्शन भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल सी बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, ठीक है, पहली रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट की देखो ये इसी की वैसे दूसरी रिएक्शन है, मतलब ये वैसे ये 2 अलग अलग रिएक्शन नहीं है, ये इसी का पार्ट है, एक तरह से कह सकते हो कि कैल्शियम, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रख दें, तो क्या होगा, पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी ज्यादा है तो कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तब आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके कार्बोनेट बनाएगा, और कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। तो याद रखना है 2 टाइप्स को, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड अमाउंट में है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सेस में है, मतलब ज्यादा मात्रा में है, तो रिएक्शन फर्दर गो ऑन हो जाएगी और आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। आगे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से साथ रिएक्शन कराना, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो तो आपको CaCl2 CaOCl, एक CaCl2 मिलता है, एक मिलता है आपको CaOCl ट्वाइस, ठीक है, ये मिलता है, और एक साथ में आपको वाटर मिलता है। तो ये चीजें मिलती हैं आपको, और इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, आपने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्लीच के लिए यूज होता है। कैल्शियम CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, CaOCl2, और ब्लीचिंग पाउडर इन 2 चीजों से ही मिलके बना होता है।
इन दो कंस्टिट्यूएंट से मिलके आपका ब्लीचिंग पाउडर आपको CaOCl2 मिला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराने से आपको ऐसे मतलब CaCl2 और CaOCl2 मिलते हैं जो कि कंस्टिट्यूएंट्स या ये कह सकते हो जो कि मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के, ठीक है। या तो ये भी कह सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर ही आपको मिलता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की खास बात बताऊं क्या है आपके जेई के लेवल पे या नीट के लेवल पे, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेते हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताओ। तो ये बहुत ही विचित्र, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है। अगर आपको स्ट्रक्चर आप देखो इसका तो CaOCl2, तो CaOCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CaOCl, ठीक है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। इसमें वैसे बेसिकली आयनिक बॉन्ड ही होता है, लेकिन हम अभी बात करें ऐसे, ठीक है। तो CaOCl2 की बात करें तो क्या होता है इसमें, आपका क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं। तो इसको इधर क्लोरीन की ज्यादातर बच्चे क्या मार के आएंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी, ज्यादातर बच्चे यही मार के आएंगे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखो, एक इसका स्ट्रक्चर होता है CaOCl2 का, ठीक है। CaOCl2 का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें एक क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, क्योंकि ये मेटल से कनेक्ट है तो इधर +1 आएगा इस बॉन्ड के कारण, ठीक है ना। और इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसकी होगी +1, क्योंकि ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन के कंपैरेटिवली, इस करके एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कि क्लोरीन। तो इधर ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्लोरीन का, 2 ऑक्सीडेशन नंबर होंगे क्लोरीन के, एक -1 एक +1। दैट इज अ कंसेप्ट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ द जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल, ठीक है। तो ये आ जाता है क्योंकि ये बच्चे ज्यादा मतलब इतना ध्यान देते ही नहीं है ना, एनसीईआरटी में लिखा होता है, सबसे बड़ी गलती तो यही है, ठीक है ना। इसी कारण हमें लाखों रुपए की फीस देनी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ही दिक्कत की हुई है। एनसीईआरटी इतना खोल के लिखता ही नहीं है। जब एनसीईआरटी खोल के अपने आप ही इतना लिख देता तो बच्चों को क्यों इतनी लाखों रुपए की कोचिंग लेनी होती, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम उसको सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है ना। कोई अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब सब मिलेंगे, सब एजुकेटर्स आएंगे, चाहेंगे कि हाँ हमने कुछ ऐसा करना है कि स्टूडेंट की लाइफ आसान हो, स्टूडेंट से भी ज्यादा अपने देश के लिए जो अगर करना चाहेगा तो वही कुछ कर पाएगा। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि मैं अपने लिए करूंगा कि ऐसा करूं, यूट्यूब पे अगर कोई इस सोच से आ रहा है कि मैं अपने लिए करूंगा और अपने आया हूं मैं यूट्यूब पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने, तो भाई साहब कुछ टाइम की खुशी जरूर मिलेगी उसे, कुछ टाइम की खुशी जरूर मिलेगी, लेकिन लाइफ टाइम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। दूसरों की मदद करने से जो खुशी होती है ना, और जो लाइफ के जब लास्ट का समय आता है ना, जब एक टाइम तो आता है जब अपना भी लास्ट टाइम आएगा, तो उस टाइम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई कुछ किया था, ठीक है ना। ऐसा कुछ लगना चाहिए हर एक इंसान को, ठीक है। तो ज्यादा इंसानी बातें हो गई, चलो अब आगे काम पे आते हैं अपने। तो यूजेस की बात कर लें यार, इसके रिएक्शन से हो गई। उसके बाद यूजेस की बात कर लें कि इसके यूज क्या है वो देख लेते हैं। पहली बात, इन व्हाइट वॉश यूज होता है, जो व्हाइट वॉशिंग करते हैं हम घर में दिवाली के टाइम, उसमें यूज होता है। ग्लास मेकिंग में यूज होता है, ग्लास बनाने में यूज हो जाता है। तो ये सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड था। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम प्यार से लाइमस्टोन भी बोलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, ये चीज तो बहुत लोगों को पता होगी, तो आप में और उनमें फर्क क्या होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, या ये चीज लाइमस्टोन होती है, ठीक है। लाइमस्टोन वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक टाइप है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका है, एक कैल्शियम कार्बोनेट से चौक भी आपका बनता है, जो आप पहले चौक जो यूज होते थे, अब तो व्हाइट बोर्ड आ गए। वैसे इस व्हाइट बोर्ड के पीछे ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, दोनों साइड है, इसका ब्लैक बोर्ड भी है, पीछे ग्रीन बोर्ड है, लेकिन हम व्हाइट बोर्ड से चलते हैं, ठीक है। कभी ना कभी ले लेंगे, एक बार ट्राई मारेंगे जरूर ब्लैक बोर्ड पे भी, ठीक है ना। तो आपका जो चौक यूज होता है वो आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है वो।
तो उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ यूज हो, पहले इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो लाइमस्टोन इसका नाम है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे ही आपको कोई बोले कैल्शियम कार्बोनेट तो माइंड में आना चाहिए कि दैट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। क्लियर है बात। इसकी प्रॉपर्टी की छोटी सी बात करें तो व्हाइट प्लफी पाउडर होता है, व्हाइट कलर का एक प्लफी पाउडर होता है, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात करें तो बहुत सिंपल, दो मेथड है। पहला मेथड तो अभी हम करके हटे थे कहीं ना कहीं, कहाँ गया था, ये वाला था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। पहली प्रिपरेशन मेथड ये भी है। दूसरा ये है कि कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से आप रिएक्शन कराओ, तब भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड की सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलता है। क्लियर है बात। आगे बात करें इसकी कुछ रिएक्शंस की, ठीक है, रिएक्शन देख लें। तो पहली बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से। तो कोई भी कार्बोनेट की हीटिंग करते हो, पहले भी अभी हम इधर ही कहीं बात कर चुके थे कि किसी भी कार्बोनेट की आप हीटिंग करोगे तो आपको ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। हम क्यूक लाइन जब बात कर रहे थे तब हमने देखा था, ठीक है। तो 1270 केल्विन पे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। टेम्परेचर थोड़ा बहुत माइंड में रख लेना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाएगी आपसे, जेईई नीट का एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तो लेकिन तब भी थोड़ा बहुत माइंड में रख लेना, ठीक है ना। तो आगे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन या कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि क्या कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम एसिड से, और बेसिकली और डिफाइन करें तो डिलूट एसिड से, कि जब डिलूट एसिड से कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कि नहीं, क्वेश्चन ए बनता है। तो आप बोलोगे यस ऑब्वियसली कि कैल्शियम कार्बोनेट की जब डिलूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो रिएक्शन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन कराएं तो आपका CaCl2 वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इधर कराएं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इधर मिल जाएगा। तो इसकी है रिएक्शंस है, ठीक है ना। आगे बात करें यूजेस की, तो यूजेस इसका कहाँ है, हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने में, अच्छे क्वालिटी के पेपर्स बनाने में। आप जैसे रईस लोग अपनी कॉपियां जो लेते हैं तो उसके अच्छे पेज वाली लेते हैं, मेरे जैसे गरीब लोग थोड़े फालतू पेज जो गंदे से पेज होते हैं वो लेते हैं, ठीक है ना। तो हाई क्वालिटी पेपर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। च्युइंगम जो हम खाते हैं कूल दिखने के लिए उसमें यूज होता है। इन टूथपेस्ट जो हम सवेरे रोज टूथपेस्ट करते हैं, आई होप करते होगे आप, ठीक है, तो उधर भी यूज होता है, ठीक है। तो आगे बात करें कैल्शियम सल्फेट की। कैल्शियम सल्फेट की जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, ज्यादातर हम कॉमनली POP से नाम से बुलाते हैं। POP तो आपने वर्ड सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट की बात करें या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर, कि इसमें हेमी हाइड्रेट होता है, आधा वाटर भी होता है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हेमी हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट होता है। हेमी का मतलब क्या, हाफ। तो हेमी हाइड्रेट होता है कैल्शियम सल्फेट का आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये कैसे बनता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। जब 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज हो तो इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, प्यारा सा नाम है, बहुत क्रेजी सा नाम लगता है देखने में मुझे। इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम की आप हीटिंग करो और इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टेम्परेचर आप जाइए याद रखो, जाइए ना याद रखो, लेकिन POP के केस में टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है। 120 डिग्री टेम्परेचर आपको चाहिए, 120 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। कैल्विन में बात करूं तो 120 तो आपका 393 कैल्विन, 393 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जब कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम की आप रिएक्शन कराओ, जिप्सम को हीट करो 120 डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो जाते हैं और आपको हाफ वाटर वाला हेमी हाइड्रेट मिल जाता है, जिसी को हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्लियर है बात।
आगे इसकी एक और रिएक्शन, अगर इसकी हम फर्दर अब इसमें टेम्परेचर 120 से ज्यादा कर दें, अगर इसका टेम्परेचर हम 120 डिग्री से ज्यादा कर दें तो ए वाटर भी लॉस हो जाता है और आपका सिर्फ कैल्शियम सल्फेट रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर की डेड बर्न्ट प्लास्टर हो गया, ठीक है। प्लास्टर मतलब जैसे प्लास्टर जब सूख जाता है तो एकदम डेड हो जाता है ना, कि अब वो हिलता मूवमेंट नहीं करता, तो वो चीज हो गई है, ठीक है। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे 120 डिग्री टेम्परेचर से अगर हम ज्यादा कर देंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। एग्जैक्ट हमें 120 डिग्री सेल्सियस रखना होगा, तभी हमें पीओपी मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। यूजेस की बात करें तो बहुत सिंपल सा यूज है फॉर प्लास्टर। जो हम प्लास्टर बांधते हैं जब अपना हैंड फ्रैक्चर हो जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो हम प्लास्टर से बांधते हैं, तो प्लास्टर में आपका पीओपी से ही प्लास्टर बना होता है। इन स्टैचू मेकिंग जो स्टैचूस बनते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे लोगों के स्टैचूस बन जाते हैं, तो उधर आपके स्टैचू में भी आपका पीओपी यूज होता है, ठीक है। टॉयज में भी यूज होता है, लोग बच्चे जो खिलौने खेलते हैं, खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, उसमें भी यूज हो जाता है, ठीक है। सीमेंट की बात करते हैं लास्ट में, सीमेंट को देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। सीमेंट आपका बहुत सी चीजों से मिलकर बना होता है। सीमेंट जो आपके घर में यूज होता है, जिससे आपका एक प्यारा सा एक स्वीट होम बना हुआ है, वो बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही रिसर्च के बाद बना है, ठीक है। बहुत अच्छी चीजों का यूज करके बना है कि कभी अगर कुछ अनडिजायरेबल चीजें भी हों, जैसे भूकंप आ जाए, ऐसी कोई चीजें भी हों, तब भी अपना घर मजबूत रहे, सुरक्षित रहे। इस करके एक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, इन बातों को समझो। जब तक आप सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी और उस चीज में प्यार नहीं बनेगा। और जिस चीज में प्यार नहीं बनता तो उस चीज से प्रेशर आता है, ठीक है। नफरत होती है, नफरत में और काम और टफ हो जाता है। क्लियर है बात। तो आगे बात करें तो सीमेंट की बात करें। सीमेंट आपका यार देखो, मैं 5-6 चीजें लिखी हैं, इन 5-6 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया भी था, प्राइमरी मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज आपका सीमेंट में, कैल्शियम ऑक्साइड 50 से 60% होता है बायोमास, ठीक है। अगर आपके पास 100% कैल्शियम है, 100% सीमेंट है, सॉरी, तो आपका उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है 50 to 60%, ठीक है। सिलिका होता है आपका 20 to 25%, जिसको हम क्ले भी बोलते हैं, क्ले आपने देखी होगी, ठीक है, क्ले भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं 5 to 10% होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका 2 to 3% होता है। आयरन ऑक्साइड आपका जो होता है 1 से 2% होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका 1 से 2% होता है। तो इन सब चीजों से मिलके आपका सीमेंट बना होता है। दैट इज द पावर ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे रिसर्च करके आपको मिला है, जिस कारण आपका आज घर बना हुआ है और एक मजबूत घर बना हुआ है कि कभी तूफान आ जाता है या कभी कुछ अनडिजायरेबल चीजें होती हैं, तब भी आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादातर, है ना। तो यही है केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस एक्चुअल लाइफ में, ठीक है ना। सीमेंट बनाने में यूज हुआ, सीमेंट की आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। आपको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो बिना सीमेंट के दिख रहा हो आपको, आपके आस सामने जो जितने भी घर हो, ठीक है ना। तो एक सीमेंट के यार कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या क्या है, कंपोनेंट्स हैं कि किस किस से मिलकर सीमेंट बना हुआ है। तो इसको आप थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, ठीक है। इतना जरूर रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका मेजर अमाउंट में यूज होते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें इंटीग्रेट, अच्छा सीमेंट को ना पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। पहली बात तो इतना भी याद रखना कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, इसके कुछ इंटीग्रेंट्स देख लेते हैं। कभी कभी इस टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रेंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट के इंटीग्रेंट्स क्या है, तो एक है आपका क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। पहला है आपका डाई कैल्शियम, देखो कैल्शियम 2 है तो इसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका 26% होता है, ठीक है ना। एक उसके बाद है Ca3 मतलब 3 कैल्शियम, तो इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका 51% है। और एक है आपका Ca3Al2O3, तो इधर भी 3 कैल्शियम है, तो इधर इसको भी बोलते हैं ट्राई कैल्शियम, लेकिन अब सिलिकेट नहीं एल्यूमिनेट बोलेंगे क्योंकि इधर आपका एल्यूमिनियम है, तो ये आपका होता है 11%। तो इंटीग्रेंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आप क्या बोलोगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसको भी आप दिमाग में रखना। तो ये सीमेंट के बारे में बात हो गई यार, ठीक है ना। वैसे जनरली क्वेश्चन सीमेंट पे आता नहीं है क्योंकि इतना कंपोनेंट्स नहीं पूछते, लेकिन मैं तो मैक्सिमम केस लेके चल रहा हूं ना, क्योंकि कुछ मिस ना हो। अगर हम एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इधर तो सब कुछ कर लें कि कुछ मिस ना हो, ठीक है ना। तो आगे बात करें, लास्ट बात करें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की। इसके बाकी अपने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में इसकी क्या लाइफ में बात करें तो ये कहां कहां प्रेजेंट होता है। तो पहली बात, दो चीजें हैं। एक, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि लाइट, जो कि आपके प्लांट्स का एक मेन पिगमेंट होता है जो कि लाइट को ऑब्जर्व करता है। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि लाइट को ऑब्जर्व करता है और अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू कराता है। तो मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसके बारे में हम एक बार और बात करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे तो बात जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरा यूज इसका क्या है, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। अपनी जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं और टीथ होते हैं जो, उसमें आपका कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये तो आपको ऑब्वियसली बात पता भी होगी, ठीक है। इसीलिए हम कैल्शियम के कंपाउंड आपके टीथ में या टूथपेस्ट में यूज करते हैं कि कैल्शियम बना रहे, ठीक है ना। तो इसी के साथ यार आपका पूरा आपका एस ब्लॉक फिनिश होता है। कोई भी एक भी आप पॉइंट ऐसा नहीं रहता जो आपको नहीं पता, बस रिवाइज कर लेना अपना टाइम टू टाइम इनऑर्गेनिक को, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबके सब सोल्व हो जाएंगे, इतना कंटेंट आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यार चलो गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहो, जोर लगा दो, आग निकाल दो अपनी पूरी, ठीक है। अब आ गया है टाइम अपनी आग निकालने का, तो अपनी आग लगा दो पूरी, आग को बाहर निकालो। जो अंदर दफन हुई है उस आग को बाहर निकालने का टाइम आ गया है, दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया है, दुनिया के सामने चमकने का टाइम आ गया है। तो अभी ठंडे ना पड़ जाना, अभी ठंडे ना पड़ जाना, क्योंकि ये आग अभी अगर दफन रह गई तो आगे जाके 2-3 महीने बाद बहुत दिक्कत दे देगी, ठीक है। तो अपने तरफ से बेस्ट दे देना, बस क्लियर है बात। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। अब हम अगला फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हैव ए गुड डे।